Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग BSOE 142 दैट इज इंडियन सोशोलॉजिकल ट्रेडिशंस जिसका एग्जाम आप लोगों का 5 जनवरी को है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं ये पिछले 10 साल के पेपर पर बेस्ड है, यानी कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं पेपर में। तो ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए बिकॉज 90% चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं एज इट इज। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका आंसर मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को अपना आंसर राइटिंग समझ आए कि कैसे करना है और कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो आंसर में। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द सोशल एंटीसीडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझते हैं कि सोशल एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है। सोशल एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है वो सोशल, हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल फैक्टर्स जिनकी वजह से इंडिया में सोशियोलॉजी डेवलप हुई। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से, बिकॉज ये सारा कुछ समझा रहा है कि सोशियोलॉजी आई कैसे इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में सोशियोलॉजी अचानक से स्टार्ट नहीं हुई थी, बहुत ही स्लोली इवॉल्व हुआ था ये। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए है ये सब्जेक्ट, और इसी को ये आगे जाके बताएंगे कि कैसे ये आया। ठीक है, अगर हम पहले यहाँ पे देखें कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इंडिया की जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ ना, वो कास्ट सिस्टम, इंडिया की विलेज लाइफ, रिलीजन, कॉलोनियल रूल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह से जुड़ा हुआ है। इंडियन सोशियोलॉजी ने ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज और वेस्टर्न सोशियोलॉजी दोनों से आइडियाज लिए थे, यानी कि जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो वेस्ट में ऑलरेडी डेवलप हो गया था, तो उनसे थॉट्स लेकर और अपनी नॉलेज को लगाकर इस सब्जेक्ट को डेवलप करा गया और नए आइडियाज बनाए गए। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट कितना रहा सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वगैरह की। इंडिया के पुराने ग्रंथ हैं जितने भी हैं, जैसे कि वेदास, उपनिषद, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सब जो है सोसाइटी के रूल्स इसमें ना ऑलरेडी लिखे हुए थे। तो इनमें बताया गया था कि सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, लोगों की ड्यूटीज क्या हैं और सोशल ऑर्डर क्या होगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आए जैसे कि धर्म, कर्म, पुरुष शास्त्र, ये सारे जो हैं यहाँ से आए थे कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये टेक्स्ट फिलोसफिकल थे, लेकिन इन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रूप में समझाया था हमें। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोशियोलॉजी का बेस कहाँ से आया। वो आया था इन सारे टेक्स्ट से और इनमें जो लिखा हुआ था उनसे। ओके, अब इसका हम देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या रहा कास्ट सिस्टम वगैरह पे। देखो, कास्ट सिस्टम ने ना इंडियन सोसाइटी को बहुत स्ट्रांगली शेप किया है, बिकॉज हमारी सोसाइटी का सबसे मेजर जो इंस्टीट्यूशन है वो कास्ट सिस्टम है अभी तक। ठीक है, किसी से शादी होगी, किससे कौन क्या काम करेगा, कौन ऊपर है हायरार्की में, कौन नीचे है, ये सब कुछ जो है कास्ट डिसाइड करती है। इस वजह से सोशियोलॉजिस्ट ने इशू स्टडी किए, जैसे कि प्योरिटी पोल्यूशन, एंडोगैमी, इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन, ये सारे उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट ने सारे ये जो है इश्यूज को समझा। और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी से बिल्कुल अलग थी। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, या उनकी सोशियोलॉजी और हमारी सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, तो आप यही लिखोगे कि हमारी सोसाइटी का बेस जो है वो कास्ट सिस्टम है, तो यही मेन हमें अलग करता है उनसे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेज कम्युनिटी एंड रूरल सोशल स्ट्रक्चर की। देखो, इंडिया जो है वो एक विलेज बेस्ड सोसाइटी रही है हमेशा से। विलेजेस अपने आप में कंप्लीट सोशल यूनिट होते हैं, जहाँ पे किनशिप, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमी ये सब जो है एक साथ काम करती हैं। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स और बाद में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने विलेजेस का स्टडी किया था, और यहीं से कॉन्सेप्ट्स आए थे जैसे कि जजमानी सिस्टम, डोमिनेंट कास्ट, रूरल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सारे सिस्टम इन सबको स्टडी करने से आए थे। ठीक है,
तो विलेज सोशियोलॉजी का मेन सेंटर ये सब बना था। ओके, फिर आया रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड ब्रिटिश रूल, कि उनका रोल क्या रहा हमारी सोशियोलॉजी को डेवलप करने में। तो ब्रिटिश ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन, सेंसस, सर्वेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज इंट्रोड्यूस की। वेस्टर्न सोशियोलॉजी के आइडियाज जैसे कि पॉजिटिविज्म और फंक्शनलिज्म इंडिया में आए, लेकिन ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी को स्टैटिक और बैकवर्ड दिखाया था बहुत ज़्यादा। बाद के जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने इन चीज़ को चैलेंज करा था, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें बहुत ज़्यादा ना ऐसी सोसाइटी दिखाते थे जो बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी सोच वाली थी, बट ऐसा नहीं था। ओके, फिर हम देखते हैं इन्फ्लुएंस क्या रहा सोशल रिफॉर्म्स वगैरह का। तो 19th और 20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ने सोशियोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इसमें रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने ऐसे कुछ टॉपिक जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, इन सबको चैलेंज करा, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। और इससे सोशियोलॉजिस्ट को समझ आया कि सोसाइटी को स्टडी भी किया जा सकता है और हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन आइडेंटिटी की। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ने लोगों को एक यूनिफाइड होल की तरह बना दिया था। ठीक है, हम लोगों ने साथ मिलके क्वेश्चन करी चीज़ें जैसे कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये टॉपिक्स नेशनलिज्म की वजह से आए। तो इंडिपेंडेंस के बाद सोशियोलॉजी का फोकस हुआ था नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट का। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, की कैसे सोशियोलॉजी एक इंस्टीट्यूशन में चेंज हुई। तो फाइनली जो है सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रॉपर सब्जेक्ट बनी थी। इंडियन स्कॉलर्स जो थे उन लोगों ने वेस्टर्न थ्योरीज को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया था, बल्कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्हें यूज़ किया था। फील्ड वर्क और एम्पेरिकल रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रहा था ताकि हम लोग अपनी सोसाइटी को अपने तरीके से समझ सकें। ओके, तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, ओवरऑल इंडियन सोशियोलॉजी एंशियंट ट्रेडिशंस, कास्ट, विलेज, कॉलोनियलिज्म, रिफॉर्म मूवमेंट्स और नेशनलिज्म का रिजल्ट रही है। ठीक है, इसलिए इंडियन सोशियोलॉजी की अपनी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी यहाँ हेडिंग मेंशन कर रखी हैं ये सब आपको पता होगी, तो आप अंदर का आंसर तो अपने आप लिख सकते हो अच्छे से। तो ये पढ़ोगे एक दो बार, अपने आप आपको हेडिंग्स वगैरह याद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस रामाकृष्ण मुखर्जीज कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज रामाकृष्ण मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारी इस कॉन्सेप्ट में, इस सब्जेक्ट में। ओके, तो देखो, मुखर्जी का आइडिया था कि सोशियोलॉजी खुद भी सोसाइटी का प्रोडक्ट होती है, इसलिए सोशियोलॉजी को भी हम लोग सोशियोलॉजिकली स्टडी कर सकते हैं। समझ आई बात, कि देखो जो सोशियोलॉजी है ना वो हमारी सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, ये सब्जेक्ट बना तो हमारी सोसाइटी से है, इसलिए हम सोशियोलॉजी को भी सोशियोलॉजिकल लेंस से स्टडी करना चाहिए हमें। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसका मीनिंग, ये लाइन का सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी का मीनिंग अगर बहुत इजी वे में समझाऊं, तो उनका कहना था कि इंडियन सोशियोलॉजी वैक्यूम में डेवलप नहीं हुई है, ये कास्ट सिस्टम, कॉलोनियल रूल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से शेप हुई है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि नॉलेज कौन बना रहा है और क्यों बन रही है ऐसी नॉलेज। ओके, तो सिंपली जो है हमारी सोसाइटी हुई तो शेप सारे इंस्टीट्यूशन से ही है ना, तो हम लोग इसको इसी वे से स्टडी करेंगे कि ये नॉलेज क्यों बन रही है और इसको बना कौन रहा है। ओके, अब इसका देखो क्रिटिक आया था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। मुखर्जी ने कहा था कि वेस्टर्न थ्योरीज को हम लोग ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको अपोज करेंगे। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है इंडियन सोसाइटी के लिए हमेशा फिट नहीं होते। ओके, तो इन्होंने वेस्टर्न का जो इन्फ्लुएंस है सोशियोलॉजी को उसको क्रिटिसाइज करा था। इन्होंने इंडोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोच को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था। क्यों करा था? इंडोलॉजिकल अप्रोच जो है वो सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करता था और हमारी इकोनॉमी को इग्नोर करता था, इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा था। और फंक्शनलिज्म सिर्फ स्टेबिलिटी दिखाता था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले इंसान थे, तो इसलिए इन्होंने इसे रिजेक्ट करा था। मुखर्जी के हिसाब से पावर और इनइक्वालिटी समझे बिना हम किसी भी सोसाइटी को नहीं समझ सकते, विच इज़ वेरी ट्रू। अभी हम अगर अपनी सोसाइटी देखें तो हमारी सोसाइटी में पावर का रोल सबसे ज़्यादा है,
तो इसलिए हमें उस लेंस से भी समझनी जरूरी है। ओके, साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल सोशियोलॉजी की बात करें तो मुखर्जी ने कहा था कि सोशियोलॉजी डेटा और फील्ड वर्क पे बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ फिलॉसफी का सब्जेक्ट नहीं। यानी कि हम सिर्फ बोली चीज़ों पे, सुनी सुनाई और बातें जो हुई हैं उन पर नहीं करेंगे, हम जाकर सोसाइटी खुद समझेंगे और फिर समझाएंगे। ओके, तो मुखर्जी ने इंडियन सोशियोलॉजी को सेल्फ क्रिटिकल, साइंटिफिक और इंडियन सेंटर्ड बनाया था। ओके, इजी क्वेश्चन है, जितना मैं पॉसिबल हो सकता था सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। मेरी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना। अगर ये सब भी तुम लिखा होगे क्वेश्चन में तो दिस इज इनफ। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस एम.एन. श्रीनिवास व्यूज ऑन सोशल मोबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये संस्कृताइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फेवरेट होता है एग्जामिनर का, तो ये तुम्हें जरूर करके जाना है। ओके, देखो पहले हम समझते हैं सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है हमारे स्टेटस में चेंज आना। या तो हम लोग मिडिल क्लास से अपर क्लास बन गए, या फिर हम एक लोअर कास्ट जैसे कि शूद्रा से जो है ब्राह्मण बन गए, ये होती है सोशल मोबिलिटी। ठीक है, इंडिया में कास्ट की वजह से मोबिलिटी जो है लिमिटेड है, लेकिन श्रीनिवास ने दिखाया था कि थोड़ी बहुत जो है कि पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अब हम ये समझते हैं। ओके, देखो सोशल मोबिलिटी में तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे होती है। ये होती है संस्कृताइजेशन की वजह से। लोअर कास्ट अगर अपर कास्ट के कस्टम्स कॉपी कर रही है, जैसे कि ब्राह्मण क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, अगर वो भी एक शूद्र जो है वेजिटेरियन हो जाएगा तो उसका जो है स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा सोसाइटी में। तो ये होता है संस्कृताइजेशन। ये प्रोसेस जो है स्लो होता है और एक ग्रुप के लेवल पे होता है। एक अकेला इंसान ही संस्कृताइज हो रहा होता, पूरे ग्रुप को कर रहा होता है ना। जैसे कि अगर मेरे डैड संस्कृताइज होंगे तो उनके बच्चे भी आगे से वही होंगे ना, वो भी आगे से वेजिटेरियन खाना ही खाना शुरू करेंगे। तो ये होता है कि कैसे पूरे ग्रुप के लिए हो रहा होता है। ओके, इसके फीचर्स वगैरह तो देखें तो ये ग्रुप प्रोसेस है क्योंकि जनरेशन से इन्वॉल्व है। इससे इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि पैसे का इम्प्रूवमेंट होता है, और हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर ज़्यादा हो जाती है। देखा कहाँ जाता है, ये रूरल एरियाज में ही देखा जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस देखें, यानी कि इसके चैलेंजेस, तो इससे इक्वालिटी नहीं आती, इससे इक्वालिटी नहीं मिलती। ये सिर्फ रिलेटिवली इम्प्रूव करता है, यानी कि किसी के इक्वालिटी में नहीं, हम लोग किसी से इक्वल नहीं बन रहे होते, हम किसी के नीचे ही रहते हैं फिर भी। ओके, सारी कास्ट वगैरह संस्कृताइज नहीं हो सकती, और इससे हम एक अपर कास्ट की वैल्यूज को जो है ज़्यादा दर्जा दे रहे होते हैं। ठीक है, और दलित और ट्राइबल जो है उनको इनसे बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो तब भी एक्सक्लूडेड रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है। वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन होता है जब हम वेस्टर्न एजुकेशन, उनकी जॉब्स और लॉज, इन सबको अडॉप्ट करने लग जाते हैं ना, तो उसे हम वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करा था तो हम वेस्टर्नाइज हो गए थे, है ना। तो ये होता है वेस्टर्नाइजेशन। डोमिनेंट कास्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डोमिनेंट कास्ट वो होती है जो नंबर में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जिनके पास लैंड ओनरशिप हो और जो पॉलिटिकली भी पावरफुल हो। ठीक है, वो डोमिनेंट कास्ट होती है। इनका रिचुअल स्टेटस इनके पास ज्यादा पावर के वजह से होता है। ठीक है, मतलब इनके पास ज्यादा पावर है इसलिए इनका रिचुअल स्टेटस भी ऊपर होता है। ओके, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास के जो तुम्हें पता होने चाहिए। श्रीनिवास ने बेसिकली हमें ये दिखाया था कि ट्रेडिशन के अंदर भी चेंज पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें हम समझते हैं चेंज नहीं हो सकता, लेकिन संस्कृताइजेशन की वजह से उसमें भी चेंज हो सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहे, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ A.R. देसाई टू इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट। नॉट लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम 5 क्वेश्चन को कंपेयर करें तो पहले 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओके ओके इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखो पहले तो समझ लो A.R. देसाई जो है मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट है, यानी कि कार्ल मार्क्स की चीजों को फॉलो करते हैं, सोसाइटी को इकोनॉमिक अप्रोच से देखते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक अप्रोच से। ठीक है, इनके लिए भी सेम वही मार्क्सिस्ट वाली चीजें फॉलो होंगी। इनका कोर आइडिया पता है क्या था, ये क्या समझते थे
कि इकोनॉमी ना सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेट, कास्ट, रिलीजन, ये सब किससे शेप होता है? इकोनॉमी से। कि कौन किसके पास रिसोर्सेज हैं, किसके पास नहीं है, ये चीज इन्फ्लुएंस करेगी कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है। ओके। इन्होंने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे कि नेशनलिज्म और स्टेट का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें दिया था। मैं अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो नेशनलिज्म कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट था, इन्होंने ऐसा कहा था। और इंडियन स्टेट न्यूट्रल नहीं है, बल्कि कैपिटलिस्ट क्लास को सर्व करती है, ऐसा इन्होंने कहा था। यानी कि इनका कहना था कि अभी भी हमारी जो स्टेट है, वो जो एलीट क्लासेस है ना, जिनके पास पावर है, पैसा है, उनके हिसाब से लॉ बनाती है, उनको सर्व करती है। और जो लोग के पास रिसोर्सेज नहीं है, जो पुअर है, उनके हिसाब से नहीं चलती। ओके। इन्होंने कैपिटलिज्म की बहुत ज़्यादा बात करी है हमारी सोसाइटी के लिए, और इन्होंने सोशल मूवमेंट्स वगैरह की बहुत बात करी है। इन्होंने कहा था कि पीजेंट और वर्कर मूवमेंट्स क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट होते हैं, और क्लास स्ट्रगल होगा तो ही हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है। बाकी इन्होंने विलेज स्टडीज पे बहुत बात करी है, फंक्शनलिज्म पे बात करी है। ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो भी अप्रोच दी गई है स्टैटिक और हारमोनियस वाली, फंक्शनलिज्म वाली, ये उसके अगेंस्ट थे। ओके। बाकी सोशल मूवमेंट का मैंने बताया आपको, पीजेंट मूवमेंट, वर्कर्स, इन सब की वजह से स्ट्रगल होएगा। इनको पता लगेगा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये उसके लिए लड़ेंगे और फिर हमारा सोसाइटी में चेंज आएगा। ओके। तो इसका कंक्लूजन वगैरह तुम यही देखो, यही बताऊंगी मैं। एक तो इनका क्रिटिसिज्म याद रखना कि इनको क्रिटिसाइज क्यों करा गया है, AR देसाई को। इनको इसलिए क्रिटिसाइज करा गया क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स पे रहते हैं कि सोसाइटी में किसके पास रिसोर्स हैं, किसके पास नहीं है, यही सोचते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो है कल्चर, रिलीजन वगैरह को बिल्कुल इग्नोर करा है, तो विच इज रॉन्ग। ठीक है। देसाई ने ना सोशियोलॉजी को क्रिटिकल और एक्शन ओरिएंटेड बनाया था। उन्होंने जो काफी सारे इंस्टीट्यूशन है उनको इग्नोर करा था सोसाइटी में। ओके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लखनऊ स्कूल टू इंडियन सोशियोलॉजी। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट कंपैरेटिवली और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंपल तुम्हें लैंग्वेज में समझाऊं तो लखनऊ स्कूल ने इंडियन सोशियोलॉजी को एक फील्ड बेस्ड बनाया था। यानी कि इन लोगों ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जाकर समझने को चीजें कही थी कि ऐसा करा करो, तभी हमारा जो सोशियोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने बताया था बना है। इसलिए हमें जाके फील्ड में चीजें करनी पड़ेंगी। ओके। इन्होंने विलेज स्टडीज को बहुत एम्फसाइज करा था उस पर। इन्होंने कहा था विलेजेस को मिनी इंडिया माना था इन्होंने, और कहा था कि कास्ट, किनशिप, लैंड रिलेशंस का डीप स्टडी करना बहुत जरूरी है, और लखनऊ स्कूल ने यही करा था। ओके। इन्होंने कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा स्टडी करा है कि कैसे कास्ट हायरार्की, एंडोगैमी, ये सब फॉलो होता है। ठीक है। इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी का इन्फ्लुएंस बताया सोशियोलॉजी पे, कि कैसे हम लोग को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इन सबको यूज करके सोशियोलॉजी आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इन्होंने एम्पेरिकल रिसर्च जो है उसका डेवलपमेंट किया था। इन्होंने कहा था कि टेक्स्ट बुक से ज्यादा रियल लाइफ डेटा पे फोकस करो। ओके। अब इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे, यानी कि क्रिटिसाइज भी मिला इन्हें, क्रिटिसिज्म। इनको कहा था कि ये अर्बन सोसाइटी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे कम फोकस करते हैं, ये ज्यादातर रूरल सोशियोलॉजी पे फोकस कर रहे थे और विलेज स्टडीज पे। इन्होंने अर्बन जो थी, अर्बन सोसाइटीज, उनको इग्नोर करा था। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉयटेशन वैसे जो कॉन्सेप्ट थे, इन लोगों ने उसको इग्नोर करा था। ओके। तो लखनऊ स्कूल ने बेसिकली हमारी सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, और उसका फाउंडेशन भी यहीं से हुआ था। ओके। तो देखो, ये हो गए 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BSOE 142 के। अब अगर तुम्हें और 5 क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है 2। क्या कमेंट करना है? 2। अगर तुम 2 कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए, और मैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 10 भी ऐसे ही लेकर आऊंगी। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहो, और अगर तुम्हें ये वाला PDF चाहिए तो कमेंट कर देना PDF, मैं इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।